वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां आज के में हम 10th हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कस की है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को, थोड़ी नहीं बहुत सारी, और फर्स्ट चैप्टर पे भी वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों प्लीज़ उससे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। तो आज का ये जो वीडियो है ये स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से, कि मतलब किस तरीके से अलग अलग जो सोच थी उसके थ्रू इंडियन हिस्टोग्राफी को लिखा गया। और एक्चुअली में बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस का नाम भी आएगा इसमें, बट ज़्यादातर ब्रिटिशर्स का होगा। इंडियन हिस्टोग्राफी में ब्रिटिशर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें आज़ादी के भी अभी तक ढंग से 100 साल नहीं हुए, तो आप क्या ही कह सकते हैं कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने को मिला होगा हमें। ऑब्वियसली हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो उन्होंने हिस्टोग्राफी को लिखना ज़्यादा पसंद किया। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया कि मराठा रूलर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ के बेस पे और मराठाओं के बारे में पूरा हिस्टोग्राफी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के अंडर ही हुई। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन हिस्टोग्राफी को लिखा गया। तो सबसे पहले आता है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, जिसे हिंदी में लिखा गया उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। तो द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियन मिशनरी मतलब जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले लोग थे या फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनका ही बहुत जो अर्लियर स्टेज, जो इनिशियल हिस्टोग्राफी इंडियन हिस्ट्री को लिखा जाने लगा था, तब उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस चीज़ में। ठीक है, देयर prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture, मतलब इंडियन जो भारतीय संस्कृति है उसको, उसके बेसिस पे उन लोगों ने बहुत छिड़खानी भी की है हमारे इतिहास लेखन से। द राइटिंग वर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, मतलब जो ब्रिटिश रूल है उसे जस्टिफाई करने में, कि जो ब्रिटिश गोरो जो अंग्रेज़ों का राज्य है उससे थोड़ा सा एक हीरोइक वे में शो करने के लिए वैसे टाइप का हिस्ट्री उन्होंने लिखा है। ठीक है, द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937, मतलब इन्हीं 15 सालों इन्हीं 15 सालों में कोलंबिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया को के 5 वॉल्यूम्स को शो किया गया। मतलब 5 वॉल्यूम्स कह सकते हैं, 5 एडिशन, 5 अलग अलग पार्ट्स कह सकते हैं। अ डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, सबसे पहला कॉलोनियल हिस्टोग्राफी जो कोलंबिया में पब्लिश हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, जिसे हिंदी में लिखा गया है प्राच्यवादी इतिहास लेखन। मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट, अब ब्रिटिशर्स के बाद आ गए यूरोपियंस, क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज इन द ईस्ट, मतलब जो ईस्ट साइड में कंट्रीज थी उनकी सिविलाइजेशन, उनकी जो रहन सहन की बातें हैं, कल्चर, उनकी तरफ इन लोगों का जो क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा थी। सम ऑफ दोज स्कॉलर्स फेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, उनके लिए उन्होंने आदर और सद्भावना व्यक्त की। दिस स्कॉलर्स आर नोन एज ओरिएंटलिस्ट, हिंदी में कहते हैं प्राच्यवादी कहते हैं। ठीक है, उनके बारे उन्हें ऐसा कहा जाता है। जो यूरोपियंस थे और ईस्ट कंट्रीज और सिविलाइजेशन को बहुत ही वैल्यू करते थे, उन्हें कहता है ओरिएंटलिस्ट। तो ये पैराग्राफ भी आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जो मेन चीज़ें मैं आपको बताते हैं। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीज द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले आ गया संस्कृत, जो कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, उसमें और कई यूरोपियन लैंग्वेज के कुछ शब्दों में, बात करने के ढंग में, कुछ सेंटेंसेस में थोड़ा सिमिलैरिटीज को खोजना शुरू किया। दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर, जो हमारे वेद पुराण है उनकी ट्रेडिशन, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो चीज़ें उन पे, और संस्कृत के लिटरेचर जो बातें हैं उन पे उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। किसने? ओरिएंटलिस्ट ने, जो कि यूरोपियंस थे। देयर स्टडीज रिजल्ट इन टू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो
यूरोपियन लैंग्वेजेस। मतलब कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ के थ्रू इस चीज़ को खोजने की कोशिश की कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इंडियो यूरोपियन, जो इंडियन और यूरोपियन या फिर कह सकते हैं एंशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ की मदर जननी है, जहाँ से सारी लैंग्वेजेस पैदा हुई हैं। इस चीज़ को उन्होंने फोकस किया, इस चीज़ के बारे में उन्होंने खोज भी की। ये In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. मतलब इंडियन हिस्ट्री और लिटरेचर की खोज में सबसे महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट कदम था ये। इन द ईयर 1784 सर विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी कह सकते हैं, जो कि ओपन हुआ था इन कोलकाता, ठीक है। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिक मैक्स मुलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन, ठीक है। सर विलियम जोन्स यहाँ पे और फ्रेडरिक मैक्स मुलर यहाँ पे हैं, ठीक है, इनकी फोटोज यहाँ पे मेंशन। इन हिज ओपिनियन संस्कृत वाज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज फॉर द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो सबसे प्राचीन और सबसे मेन सभी भाषाओं की जननी मदर है, दैट इज संस्कृत, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। यहाँ पे किनका मानना था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिनकी यहाँ पे तस्वीर मैंने आपको बताया कि तो उनके अकॉर्डिंग कि जो संस्कृत ही है वही सभी भाषाओं की जननी है। He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of हितोपदेश in German language। जो संस्कृत के शब्द थे हितोपदेश वाले, उन्हें जर्मन लैंग्वेज उन्होंने ट्रांसलेट किया। He was the editor of 50 volumes of Sacred Books of the East। जो एक बुक थी, इसकी 50 एडिशंस आए। नाम क्या है? द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। नाम में ही ईस्ट है, यानी कि ईस्ट कंट्रीज के जो सीक्रेट है, जो बातें हैं, उन्हें यहाँ पे बताया गया। उसकी 50 वॉल्यूम्स आए, ठीक है। इसके बाद ही ऑल्सो कंप्लाइंड ऋग्वेद विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। ऋग्वेद हमारा एक वेद है, 4 वेद है हमारे टोटल, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐसे 4 वेद है हमारे टोटल, अथर्ववेद। तो उसमें से एक ऋग्वेद जो है, उससे इन्होंने 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। ये ट्रांसलेटर ऋग्वेद इन जर्मनी, जो हमारी वेद है, देखिए यहाँ पे हमारे वेदों की कितनी वैल्यूज है, हमारी संस्कृति की क्या क्या बातें हैं उस टाइम की, ये सब चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। लेटली एडवर्ड सेड अ स्कॉलर हु हैज री-इवैल्यूएट द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग हैज थ्रोन लाइट ऑन इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स। मतलब कि जो एडवर्ड है, लेटली एडवर्ड, जो मिस्टर एडवर्ड का नाम बस यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, उन्होंने, वो भी एक ओरिएंटलिस्ट है। ओरिएंटिस्ट मतलब जो इनका इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है, ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या, यूरोप, ऐसे यूरोप में जिन्हें ईस्ट कंट्रीज के सिविलाइजेशन और कंट्रीज के रहन बाकी सभी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर से लिखा, थोड़ी बहुत इंडियन हिस्ट्री को और क्लियरिटी प्रोवाइड की, ठीक है। अब इसके बाद आया राष्ट्रवादी इतिहास लिखा, दैट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी इन इंग्लिश, ठीक है। द राइटिंग ऑफ इंडियन historians who were trained in the British education system shown an inclination to restore the pride of ancient glory of India and the self-estimate of the Indian readers। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हिस्ट्री इसके पहले लिखी गई, ठीक है, उसमें मोस्टली जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी तरह अपना एक बायस ऐड किया हमारी इंडियन हिस्टोग्राफी में कि हमारी आज की जो इतिहास है, जो असल इतिहास है, वो और जो उन्होंने बताई, जो उन्होंने लिखी, वो बहुत मैच नहीं करती, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स के टाइम इंडियंस थे, इंडियन हिस्टोग्राफर्स, उन्होंने इस चीज़ की मुहिम उठाई। उन्होंने एक असल, एक प्राउडफुल, एक सच्चे इतिहास को, जो कि भारतीय इतिहास बहुत गौरव, बहुत वीरों से भरा पड़ा है, उन सभी चीज़ों को ढंग से बताया, ठीक है, फॉर इंडियन रीडर्स। द राइटिंग आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, यानी कि यहाँ पे नेशन आ रहा है, नेशन के ही असल भारतीयों ने इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन किया, इसलिए यहाँ पे नेशन को बताया जा रहा है, ठीक है।
नेशनलिस्ट राइटिंग इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर नाम महाराष्ट्र नाम है ये, याद रखिए। और ये महाराष्ट्र में इन्होंने हिस्टोग्राफी में बहुत उल्लेखनीय, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपना, तो इसलिए इनका यहाँ पे नाम आया है। He criticized the pre-justice history of ancient India written by British officer। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का लिखा हुआ इतिहास था उससे उन्होंने जज किया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे कि मैंने आपको कहा। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस, मतलब कि धीरे धीरे हमारे जो भारतीय इतिहास है उससे पहले कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटलिस्ट मतलब जो यूरोपियंस थे उन्होंने लिखा, जिनका इंटरेस्ट जो अच्छा खासा हमारे इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उसके बाद हम भारतीयों ने भी अपने इतिहास में योगदान दिया। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया जाए। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइज टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल से पहले जो हमारे सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत थी, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया। दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ, जो इतिहास की सच्चाई थी। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भानकर, विनायकर दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाम जिन्होंने जो ऐसे भारतीय नाम थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आगे इन्हीं हिस्टोरियंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले है राजवाड़े, इज वेल नोन फॉर द राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिएट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्ट, एटिमलो, ग्रामर एटसेट्रा। तो ये भी एक इंडियन हिस्टोरियन थे, हिस्टोरिकल। ही वॉज ऑफ द फर्स्ट फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, हमें अपनी हिस्ट्री खुद से लिखना चाहिए। ही कंप्लाइंड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासची साधने, उन्होंने ऐसे 12 पार्ट्स लिखे। किसने? वी के राजवाड़े ने। He wrote very scholarly preference to each of 22 volumes. He stated history is the all-inclusive image of past society. It does not include only the stories of political image, जो कि पिछले चैप्टर में ये बात बताई गई थी। ठीक है, कि पॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी के बारे में, कॉमन मैन लाइफ के बारे में बताना चाहिए। इसी चीज़ को यहाँ पे वापस से बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर का भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक है, ये तो उनके वर्ड्स हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा वो पढ़ लेते हैं हम लोग। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 रिटन बाय विनायक दामोदरन, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, आपको आंसर्स लिखने के वक्त भी काम आ सकता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957, जो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, बट उसके जो 90 साल पहले की गई हमारी मेहनत थी, उस चीज़ को यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर ने बताया, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के वक्त में तो बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को एक इंडियन ही लिख सकता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस को पाने के लिए जो भारतीयों ने लड़ाई लड़ी वो उसकी सच्चाई क्या थी। ठीक है, उसके बाद हिस्टोग्राफी इन द पास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब कि जो आज़ादी के पहले का वक्त था उसके वक्त में किस तरह से इतिहास लेखन हुआ, ये उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउ अमंग with writing the dynastic histories, the cultural, societal, social, economic history were also being written, मतलब कि ये हमारी इकोनॉमी के बेस पे, हमारी सोशल लाइफ के बेस पे, ठीक है, हमारी कल्चर के बेस पे भी हिस्ट्री को लिखा गया, उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। और हिस्टोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स, मतलब 3 अच्छे संस्थाओं के थ्रू हमारी इंडियन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया गया। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबलेंटन हिस्ट्री, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये इन 3 चीज़ों का यहाँ पे योगदान रहा, जिसे हिंदी में लिखा गया है मार्क्सवादी इतिहास, उपेक्षितों का इतिहास, स्त्रीवादी इतिहास, फेमिनिस्ट यानी कि स्त्रियों का इतिहास, वुमेन हिस्ट्री। ठीक है, मार्क्सवादी यानी कि ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स का यहाँ पे
यहाँ पे बात हो रही है, उनका यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है। तो अभी उन्हीं 3 टाइप के अलग अलग हिस्ट्रीज के बारे में बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहला है द कंसर्न ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रिलेशन वर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। मतलब इन 3 चीज़ों का यहाँ पे सेंटर बुना गया, इन 3 चीज़ों को सबसे मेन तवज्जो दिया गया, सबसे मेन बात इन सेंटर पॉइंट्स को ध्यान में दिया गया। मेन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पाद करते थे इंडिया में, मेड इन इंडिया वाली चीज़ें, उनके जो साधन थे। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप थे कि जो उस टाइम के धंधे उद्योग थे, उनके बारे में हमें बताया जा रहा है। मतलब ये इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये सब यहाँ पे इंडस्ट्रीज पैसे की बात हो रही है ना दोस्तों। तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, और कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। सबसे मेन चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में इसका ही समराइज होने वाला है। Marxist history historians in the India studies the transition within the caste system, मतलब कास्ट सिस्टम के थ्रू ही बिजनेस होते थे। ब्राह्मण समाज, टीचर्स और वॉरियर्स, क्षत्रिय होते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बताया गया। अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु एडॉप्टेड मार्क्सवादी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कोमराडे शिरपट, अमृत दंगे, राम शरण शर्मा, कोमराडे शरण पाटिल हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली। मतलब कि इंडियन हिस्टोरियंस जो इन्होंने मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को अपनाया, अडॉप्ट किया इस टेक्निक को, उसमें सबसे बड़ा नाम है कोमराडे शरद पाटिल। इस नाम को आप याद रखिएगा। कोमराडे दंगे was one of the founder member of Indian Communist Party, प्राइमिटिवली कम्युनिज्म टू स्लेवरी। मतलब कि ऐसा कम्युनिस्ट, ऐसे लोग जो स्लेवरी, जो गुलाम दास प्रथा के खिलाफ थे, उस चीज़ के यहाँ पे उनके फाउंडर थे कोमराडे दंगे, ठीक है। और इन्होंने इसका नाम प्राइमिटिवली कम्युनिस्ट टू स्लेवरी, मतलब इस बुक को उन्होंने लिखा, ठीक है, एज अ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में 2 जन का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। और मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी किस बारे में है? उद्योग धंधों के बारे में, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद आया सबलिटरेन हिस्टोरियंस, मतलब कि उपेक्षितों का इतिहास। अब इसमें क्या था? द सीड्स ऑफ सबल्टन्स हिस्ट्री वर आर फाउंड इन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, यानी कि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी से इंस्पायर्ड है ये, ठीक है। सीड यानी कि शुरुआत यहीं से हुई है, ठीक है। कहाँ से? मार्क्सिस्ट से। इन्होंने कुछ अपना भी एड ऑन किया होगा। द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियंस एटनोनियो, सॉरी बहुत ही अजीब सा है इनका, Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of people in the society. Bottommost मतलब जो सबसे निचले, जो सबसे वीकर सेक्शन है, जिन्हें दलित कहा था, अछूत कहा था, उस टाइम में कहा जाता था, उनसे शुरुआत करनी चाहिए इस चीज़ की। यानी कि फिर से इस चैप्टर में वही पॉइंट आ गया कि पहला जो था वो इकोनॉमिकल हिस्ट्री था, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये सोशल हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का ऐड हो गया ना, निचले स्तर के लोगों, कास्ट, जात धर्म के लोगों से इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। और इसीलिए देखिए छोटी जाति और नीची जाति के लोग, ऐसे मैं सब सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने कह रहा हूँ। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसलिए यहाँ पे उनकी फ़ोटो दी गई है वैसे भी, और उन्हीं के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है। तो याद रखेगा कभी भी सब लैटन हिस्ट्री, मतलब कि ये जो बॉटमोस्टिक रैंक के लोग हैं, बॉटमोस्ट मतलब जो निचली जाति के लोग हैं, उनकी हिस्ट्री को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत क्या हुई? फोकलोर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स of writing
हिस्ट्रीज। फोक लोर मतलब जो सुनी सुनाई बातें हैं, कही सुनी बातें हैं, उन चीज़ों के यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing Subaltern history as an important academic स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, यानी कि ये भी नाम आपको याद रखना है। रंजीत गुहा ने सबलैटन हिस्टोग्राफी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। However, we may point out that much before the onset of some Latin ideology, similar through were expressed by महात्मा ज्योतिबा फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। जैसे कि आपको पता चला, देखिए इस चीज़ को यहाँ पे बताया क्या, सब लैटिन मतलब छोटी जाति के, निचली जाति के लोगों के बारे में बताना, बातचीत करना, इतिहास से रिलेटेड करना। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है और यहाँ पे कहा गया रंजीत गुहा ने इस चीज़ को बहुत फेमस किया। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे लिखा गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने छोटी जाति के लोगों के लिए, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भी ये इक्वल राइट्स की बात रखी, ये तो इनसे पहले से इस बात को कहते आए। आइडियोलॉजी मतलब इस सोच के जनक है, मतलब जिन्होंने इस चीज़ को आगे कब का सोच के रखा, बहुत पहले से। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शुभ शुद्ध राष्ट्रीय शुद्धा कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी शुद्ध शुद्रिष्ट शुद्रिष्टि सुदृष्टि शुद्रा, मतलब गुलाम, इन हिज बुक गुलामगिरी। इस चीज़ को मतलब जो दास प्रथा थी उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छोटी जाति के लोग थे उन्हें नौकर बना के रखा जाता था, उन्हें उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, उन्हें ढंग से जीने का हक नहीं, उन्हें उनके राइट से अवगत नहीं था, वो थोड़े से इलिटरेट थे, गरीब थे, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कास्ट सिस्टम के बारे में सबसे यहाँ पे बताया। सेम फॉर डॉक्टर बाबा साहेब का, आप एक थोड़ा सा स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट वन इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री। आप याद रखिएगा कि सब लैटिन मतलब कि सोशल हिस्ट्री, और जो लास्ट था फेमिनिस्ट हिस्ट्री, दिस इज अबाउट वुमेन्स हिस्ट्री, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा वुमेन हिस्ट्री। तो इसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है, दैट इज ताराबाई शिंदे का। यहाँ पे उन्हीं के बारे में सब कुछ बताया गया। तो ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सेम वेस्टर्न कंट्रीज़ की हिस्ट्री में भी यही चीज़, इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, वहीं से सब कुछ उठाया गया कि यहाँ भी इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए अभी तक हम लोग जितने ज़्यादा लोगों के बारे में पढ़ा सब मेल्स थे, बट एक मतलब मेल डोमिनेंट था, पुरुषों का ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस था, ज़्यादा अधिकार दिखाई दिया। बट कि जो वुमेन्स की हिस्ट्री है, जो स्त्रियों का इतिहास है, हमारे देश के इतिहास में कई महान स्त्रियां भी हुई, उन सब के बारे में कौन बताएगा। ठीक है, अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन 19th सेंचुरी CE, ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरमोस्ट वन, मतलब सबसे मेन थी, सबसे आगे थी। कौन? ताराबाई शिंदे इन राइटिंग फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ठीक है, हर बुक स्त्री पुरुष तुलना published in 1882 is acknowledged as the first feminist book in India। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सबसे पहला इंडियन फेमिनिस्ट बुक था। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना, जो कि 1982 में आया था। इन 1988 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वॉज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ऊंची जाति की हिंदू औरतें, इस चीज़ का मतलब हिंदी में नाम है। इससे सभी चीज़ों का यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सारे वुमेंस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, उस सभी चीज़ों का यहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया, आपको जैसे नॉर्मल रीड आउट करना है। फिर ये देखिए एलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना होगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।